आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या की जो हम सबको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान करती है। वो है महंगाई। ये महंगाई क्या होती है, कैसे बढ़ती है, कैसे हमें इंपैक्ट करती है, क्यों बढ़ती है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। बहुत कमाल का वीडियो, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है आज का। बने रहिएगा एंड तक। आइए शुरू करते हैं। आपने कभी अपने नाना नानी, दादा दादी या माता पिता को बोलते सुना ही होगा कि पहले के जमाने में 100 रुपए में यह सब आ जाता था। आजकल तो 100 रुपए में एक समय का खाना भी नहीं खाया जा सकता। इसको थोड़ा ऐसा समझ लेते हैं कि 1980s 1990s में हो सकता है कि 100 रुपए में एक छोटे मोटे घर का पूरा राशन आ जाता हो, और आज की डेट में 100 रुपए में एक टाइम की सब्जी मुश्किल से आती है। जी हाँ, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन, इसे कहते हैं महंगाई। ये कैसे काम करती है, कैसे बढ़ती है, ये समझते हैं। दूसरी तरह से इसको समझें तो मान लीजिए 500 रुपए है। 500 रुपए आज मेरे पास हैं, तो आज मैं इससे कुछ खरीद सकता हूं। कल मेरे पास होंगे तो भी मैं कुछ खरीद सकता हूं। पहले मेरे पास थे, उससे भी कुछ खरीद सकता हूं। तो ये 500 रुपए तो 500 रुपए ही रहेंगे। मगर जो पैसे होते हैं ना, पैसे की वैल्यू क्या होती है? पैसे की वैल्यू, पैसा इज ओनली ए मीडियम थ्रू विच वी बाय समथिंग। चाहे वो वैल्यू हो, गुड्स हो, कुछ भी हो। अब इसकी कीमत उतनी है जितना कि हमें उसके बदले में कुछ चीज मिल रही है। अगर सेम पैसे के बदले में हमें समय के साथ साथ चीजें कम मिलती है तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है। मगर अगर सेम ही पैसे में हमें पहले अगर एक एक्स अमाउंट मिलता था, अभी हमें चीजें ज्यादा मिलने लगी है, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन कम हो रही है, जिसे हम डिफ्लेशन भी कहते हैं। तो मोटा मोटा मतलब हमारे परचेजिंग पावर कितने है पैसे की, उससे हम देखते हैं कि हमारा कितना इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कम हो रही है। अगर परचेजिंग पावर हमारी कम हो रही है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रही है। परचेजिंग पावर बढ़ रही है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन कम हो रही है। इन्फ्लेशन को दो तरह से मापा जाता है। एक सीपीआई, कस्टमर प्राइस इंडेक्स, जो हमारी और आपकी जिंदगी को इंपैक्ट करती है। तो सीपीआई में क्या है, हमारे जो कॉमन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में एक आम आदमी यूज करता है, उनका कलेक्टिव जो वेटेज है, क्या वो प्राइस कम हो रहा है समय के साथ या ज्यादा हो रहा है, उसके साथ साथ हम सीपीआई की बात करते हैं। जितनी भी हम बोलते हैं इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कम हो रही है, मोस्टली दैट रेफर्स टू सीपीआई इंडेक्स, मतलब कि कस्टमर प्राइस इंडेक्स, जो कि हमें बहुत इंपैक्ट करता है। एक डब्ल्यूपीआई भी होता है, इसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। उसमें 240 से भी ज्यादा कमोडिटीज का होलसेल प्राइस देखा जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उसके हिसाब से होलसेल प्राइस इंडेक्स तय होता है। मगर आज के वीडियो में हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई की ही बात करेंगे, जो इन्फ्लेशन की हम आम तौर पे बात सुनते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है, जो हमारी और आपकी जिंदगी को, रोजमर्रा की जिंदगी में इंपैक्ट करती है। तो इन्फ्लेशन बढ़ती कैसे है? तो पहली तरह की इन्फ्लेशन होती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है कि डिमांड बढ़ रही है। आइए इसे ग्राफ की मदद से समझते हैं। तो इसमें एक्स एक्सिस में हम ले लेते हैं जीडीपी और वाई एक्सिस में ले लेते हैं इन्फ्लेशन। जीडीपी का मतलब है आउटपुट, कि हमारा आउटपुट कितना बढ़ रहा है, और इसमें जो ये जीडीपी और इन्फ्लेशन का ग्राफ है, और बीच में जो आप दो लाइनें देख रहे हैं, ये डिमांड और सप्लाई की है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी सेम सप्लाई के साथ, तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो जैसे ही डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, वैसे ही प्राइस भी बढ़ेगा। मतलब कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। अगर इस ग्राफ को आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो जैसे जैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कहीं ना कहीं जीडीपी भी बढ़ रहा है। जीडीपी के बढ़ने का मतलब है कि कंपनी के आउटपुट बढ़ रहा है। जो जितना भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कंपनी एक साल में बढ़ा रही है, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। इसका मतलब लोगों के पास पैसा भी ज्यादा आ रहा है, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ ट्रिगर होती है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कई मायनों में हम एक पॉजिटिव इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं, जो कि एक इकोनॉमी के बढ़ते हुए प्रोग्रेस को दिखाता है और लोगों की बढ़ती हुई परचेजिंग पावर को दिखाता है। दूसरी तरह की इन्फ्लेशन होती है सप्लाई पुल इन्फ्लेशन। अब इसमें अगर सप्लाई का ग्राफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, जैसे कि आप ग्राफ में देख पा रहे हो, अगर ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो सेम डिमांड के साथ सप्लाई क्योंकि कम हो रही है, इसलिए कीमतें बढ़ रही है, सप्लाई पुल इन्फ्लेशन। और इस ग्राफ को अगर आप बारीकी से देखोगे, जैसे ही सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है, जीडीपी में भी श्रिंकेज हो रही है, जीडीपी भी कम हो रहा है। इस केस में ओवरऑल जीडीपी कम हो रही है, प्राइस भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये एक नेगेटिव इन्फ्लेशन है। जैसे कि अभी यूक्रेन रशिया वॉर के चलते, क्योंकि कच्चे तेल की सप्लाई बहुत कम हुई है काफी यूरोपियन नेशंस में, यूके में, तो वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ी है, बिकॉज उसके कास्केडिंग इंपैक्ट होते हैं। सप्लाई एक चीज की कम होती है तो उसके बहुत ज्यादा कास्केडिंग इंपैक्ट होते हैं। एनर्जी क्राइसिस आ गए हैं, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले बहुत ही शॉकिंग था, मगर जर्मनी ने अनाउंस किया कि इस बार क्रिसमस में आप लाइट्स कम जलाएं, उतनी ना जलाएं, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस है। इस तरह की इन्फ्लेशन जो कि सप्लाई के कम होने से होती है, अगर एक लंबे समय तक रहे और जीडीपी हमारा कम होता रहे, उस केस में धीरे 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 धीरे
दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर फॉर मार्केट गोइंग इनटू रिसेशन। बट वो खैर एक बहुत लंबे समय तक होता है, 2-3 क्वार्टर्स निकल जाएं और उसके और भी बहुत सारे मापदंड होते हैं। बट अभी लेट्स स्टिक टू इन्फ्लेशन। अगर इंडिया में बात करें तो अभी फाइनेंशियल ईयर 22 में अभी तक तकरीबन हम H1 के क्लोजर के करीब हैं, तो हमारी इन्फ्लेशन अभी 7-7.5 के आसपास चल रही है। क्या ये इन्फ्लेशन अभी तक की सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है? क्या इससे पहले इंडिया में ज्यादा इन्फ्लेशन हो चुकी है? आइए थोड़े से फैक्ट्स को समझ लेते हैं। आजादी के बाद इन्फ्लेशन बहुत कम था, 2% के आसपास था, बल्कि डिफ्लेशन भी आया उसके बाद। मगर 60 के दशक में इंडिया ने पाकिस्तान और चीन से 2 युद्ध लड़े, उसी टाइम सूखा भी आया, तो इन्फ्लेशन बढ़ करके उस टाइम 6% तक पहुंच गई थी। 1974 में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत 250% से बढ़ गई थी और इंडिया ने उस समय हाईएस्ट एवर इन्फ्लेशन आजादी के बाद 20% को छुआ। फिर आगे जाकर के सिचुएशन थोड़ी संभली, मगर 79-80s में फिर से सूखा आया और इन्फ्लेशन उस टाइम बढ़ा ही रहा। 80s में गवर्नमेंट ने एक्सपेंशन फिस्कल पॉलिसीज लाई, जिसके चलते इन्फ्लेशन 9.4% तक कम हो गया था। मगर अभी भी आजादी के टाइम जो 2% का इन्फ्लेशन था उससे बहुत ज्यादा था। 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते दोबारा से इन्फ्लेशन 13.9% तक पहुंच गया। 1996 से 2005 तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के चलते इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा कंट्रोल होने लगा और 2003 तक इन्फ्लेशन करीबन 7% तक पहुंच गया था। 2008 और 2013 के बीच में दोबारा से इंटरनेशनल ऑयल और मेटल प्राइस के बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन 10.1% तक बढ़ गया। जो इंडिया में इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 4% है और उसकी टॉलरेंस रेंज है 2% ऊपर या 2% नीचे, मतलब 6% तक टॉलरेंस रेंज है। अभी इन्फ्लेशन हमारा चल रहा है तकरीबन 7-7.5 के आसपास। तो गवर्नमेंट और आरबीआई टाइम टू टाइम स्टेप्स ऐसे लेती रहती है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन एक टॉलरेबल रेंज से ज्यादा ऊपर ना जाए। ऑल्दो आप जिस तरह से रेंज देख रहे हैं कि किस तरह से इन्फ्लेशन अप डाउन हुआ, इसमें ग्लोबल जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अब ये समझते हैं कि इन्फ्लेशन हमारा ठीक है 7-7.5% है, मगर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में कौन सी कंट्रीज हैं जिसमें इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और कौन सी कंट्रीज हैं जिसमें इन्फ्लेशन बहुत कम है। अगर हम बाकी कंट्रीज की बात करें तो वेनेजुएला में 1000% से भी ज्यादा का इन्फ्लेशन है, लेबनान में 200% इन्फ्लेशन, सूडान 340% इन्फ्लेशन और जिम्बाब्वे 60% इन्फ्लेशन, अर्जेंटीना 51% इन्फ्लेशन, टर्की 36% इन्फ्लेशन, ईरान 35%, इथियोपिया 33%। ये कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। अब ऐसी कुछ कंट्रीज देखते हैं जहां पे इन्फ्लेशन बहुत कम है। रुवांडा, चाड, मालदीव्स में इन्फ्लेशन नेगेटिव है, मतलब डिफ्लेशन है। जापान में 0.6% इन्फ्लेशन है। बहरीन में सिर्फ 0.7% इन्फ्लेशन है। फिजी में 0.8% इन्फ्लेशन है। सऊदी अरेबिया में 1.1% इन्फ्लेशन है। कोई कंट्री प्रोग्रेस कर रही है कि नहीं, उसके जो लोग हैं वो प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं, सिर्फ इन्फ्लेशन को अकेले में देखना ही काफी नहीं है, हमें और भी ज्यादा फैक्टर्स को देखना पड़ता है। मगर इन्फ्लेशन के क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, आइए इनको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो हमारे पैसे की पावर कम होती है, तो हमें सेम चीज को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए हमारी सेविंग कम हो जाती है, हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। वहीं पे अगर एक दूसरे तबके की बात करें जो हैंड टू माउथ रहते हैं, जिनका सिर्फ जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनको रोज का कमाना और रोज का खाना है, उनके लिए गुजर बसर करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेविंग वैसे भी नहीं करते, मतलब वो उतना ही कमाते हैं जितना खाते हैं, तो उनके लिए फिर गुजर बसर करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और जैसे कि हमने पहले देखा, अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा आ रहा है, जीडीपी ग्रो कर रही है, तो फिर भी ठीक है, मगर अगर सप्लाई डिक्रीज इन्फ्लेशन है या कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन है, तो उससे तंगी और बढ़ती है और लंबे समय तक इन्फ्लेशन रहे तो वो मंदी का कारण भी बन सकता है। और इन्फ्लेशन के बहुत सारे इंपैक्ट होते हैं। एक तो सीधा सीधा प्राइस बढ़ रहा है, दूसरा आप चीजों को कम होते हुए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले बिस्किट का कोई पैक आपको 10 रुपए का मिलता था, आज भी आपको बिस्किट का पैक वो 10 रुपए का मिल रहा है, मगर आज उसका साइज कम हो गया है, उसको श्रिंकफ्लेशन भी कहते हैं। तो वो आपको प्राइस नहीं बढ़ाते मगर वो क्वांटिटी कम कर देते हैं। वैसे ही ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पे आप सर्विसेज लेने जाएं तो आपको पैसे उतने ही पे करने पड़े, मगर वो सर्विसेज कम करते हैं। मान लीजिए आप किसी फ्लाइट में पहले जाते थे, उतनी ही चार्जेस में आपको पहले खाना भी मिलता था, पहले आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सीट्स मिलती थी, स्क्रीन देखने को मिलती थी, मगर आज की डेट में क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो उतने ही पैसे में आपको सिर्फ बैठने को मिलता है। खाना खाना हो तो आपको एडिशनल पैसे देने पड़ते हैं, आपको स्क्रीन वगैरह देखने को नहीं मिलती। या फिर कॉमन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो हो सकता है वहां वेटर कम हो जाएं, वहां पे शेफ की क्वालिटी थोड़ी कम हो जाए, वहां पे थोड़े 5 एयर कंडीशनर जहां ओपन रहते थे आज वो 2 ही एयर कंडीशनर हो, या फिर हो सकता है एयर कंडीशनर की जगह कूलर आ जाए। तो इस तरह से सर्विसेज भी कम हो सकती है। हो सकता है प्राइस डायरेक्टली ना बढ़ाएं, मगर ऐसे कुछ उससे एसोसिएटेड सर्विसेज हो वो कम कर दे, ताकि वो अपना कॉस्ट भी कंट्रोल करें। अल्टीमेटली उनको भी तो फायदा लेना है ना, वो भी तो कम से कम कुछ, वो भी कहीं से सामान खरीद रहे हैं, वो सामान खरीद के कुछ बना रहे हैं तभी आपको दे रहे हैं। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो सबके लिए ही बढ़ेगी। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ इंपैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आता ही है। तो अगर आपको इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को कम करना है तो यह बहुत जरूरी है कि जितना भी आप सेव कर रहे हैं वो सेविंग आपकी
इन्फ्लेशन से ज्यादा हो। मान लीजिए इन्फ्लेशन अगर 7-8% की दर से बढ़ रही है, तो आप जहां कहीं भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अगर आपको 12-13-15% का रिटर्न दे रहा है, तब तो आप इन्फ्लेशन से ज्यादा कमा रहे हो। अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन भी 7% से बढ़ रही है और आपका पैसा भी 7% से ही बढ़ रहा है, तो आज जो चीज आप उस पैसे से खरीद सकते थे, वही बढ़े हुए पैसे से 1 साल या 2 साल के बाद वही चीज खरीद पाओगे, उससे ज्यादा नहीं खरीद पाओगे। बस आपका पैसा उतना ही रह रहा है, आपकी परचेसिंग पावर बढ़ नहीं रही, उतनी ही रह रही है। मगर मान लीजिए कि अगर आपका पैसा इन्फ्लेशन से भी कम में बढ़ता है, तो समय के साथ साथ आप उतने ही पैसे से कम चीजें खरीद पाओगे। तो कहते हैं ना कि अच्छे समय में बुरे समय की तैयारी होनी बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें, ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां आपको अच्छे रिटर्न्स मिलें, इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। उम्मीद करता हूं कि ये इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रिटिकल सब्जेक्ट मैं आपको समझा पाया। अगर आपको इस वीडियो में कोई वैल्यू मिली तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को कम से कम 5 से 10 लोगों तक फॉरवर्ड जरूर कीजिए। अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचते रहे। इसी तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप तक लाता रहूंगा। बने रहिए, मिलते हैं जल्दी ही। टेक केयर, बाय बाय, शबा खैर।